मीडिया में कंफ्यूजन फैलाने के लिए राहुल गांधी ने भले ही ये कह दिया हो कि आजकल टी शर्ट चल रही है, लेकिन सच्चाई में एक और खेल चल रहा है और इसका खुलासा खुद भाई बहन ने कर दिया, राहुल गांधी ने और प्रियंका वाड्रा ने। अब देखिए ना, कल ही प्रियंका ने क्या कहा है, सुनिए जरा। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, और उससे पहले राहुल गांधी ने भी यही बात कही थी। नरेंद्र मोदी जी ने 6, 7, 8 साल हजारों करोड़ रुपए मुझे और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगा दिए। अब ये ऐसे ढोल पीट रहे हैं दोनों भाई बहन, मानो लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास इनकी छवि खराब करने के अलावा कोई काम ही ना हो। मानो वो बस इसी में लगे हुए दिन भर, कोई काम नहीं कर रहे हैं देश का कि कैसे राहुल गांधी की छवि खराब कर दी जाए। लेकिन मैं आपको आज कुछ केस स्टडी दिखाता हूं और उससे आप समझेंगे कि पिछले 8 साल में कैसे पीएम मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की गई। पहले जरा आपको कुछ बयान दिखाता हूं, जरा राहुल गांधी का ये बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी 21वीं सदी के राजा हैं। एक और बयान सुनिए, देखिए क्या कहते हैं। उस समय के हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री था, आज के हिंदुस्तान में राजा है। अब जो बयान सुनाने जा रहा हूं वो न केवल खतरनाक है, बल्कि ये बयान संसद के भीतर दिया गया है, जरा सुनिए। Now that idea of a king has come back, that there is a king, a Shahinshah, a ruler of rulers, a master of masters. ये तो हो गई बयानबाजी, लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक बयानबाजी की और सब कुछ खत्म हो गया, बल्कि एक एक मुद्दे को उठाकर बकायदा उसके पीछे पड़कर लाव लश्कर के साथ राजनीतिक रूप से, कानूनी रूप से प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को धक्का पहुंचाने की कोशिश की गई, बदनाम किया गया। और कुछ मामले आज ये जरूरी है दिखा देता हूं। नोटबंदी, अभी इसका फैसला आया ना, कल ही मैंने आपको कहानी दिखाई है। राफेल, भूले नहीं होंगे आप। गुजरात दंगा, कितने बरसों की बात है ये। आधार, इसको लेकर के भी, ईवीएम को लेकर, पीएम केयर्स को लेकर, सेंट्रल विस्टा को लेकर के भी। और ये जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के परिश्रम के दमखम का असर है कि तमाम कोशिशों के बाद भी कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम तमाम मुद्दों को उठाने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। बल्कि सच्चाई यह है कि सर्वोच्च न्यायालय की चौखट में यह सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया। आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो में मैं कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के उस खेल का पर्दाफाश करूंगा जो पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सुनियोजित ढंग से चलाया गया है। सबसे पहले बात नोटबंदी की, संक्षिप्त में बताता हूं, क्योंकि मैं कल ही दिखा चुका हूं कि किस प्रकार से नोटबंदी को लेकर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के जरिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। राजनीतिक रूप से जहां कांग्रेस और पूरे इकोसिस्टम ने लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, वहीं इनके पूर्व वित्त मंत्री, गृह मंत्री और एक बड़े वकील पी चिदम्बरम ने बाकायदा याचिकाओं की पैरवी की और इन सब के बाद भी उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। अब इस विषय पर मैं बहुत डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैंने कल ही ये बनाया है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। एक और मामला था दोस्तों, राफेल का। आपको ध्यान है ना कि राफेल को लेकर सेना ने कई बार बहुत बड़ी जरूरत महसूस की, सरकार को बताया कि सेना की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसमें कमी आ रही है क्योंकि जो अत्याधुनिक विमान है, शस्त्र है, उसकी कमी पड़ रही है। कांग्रेस की सरकारों ने लगातार इसे लटकाए रखा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आगे बढ़कर इस डील को पूरा करवाने का संकल्प लिया। लेकिन क्या हुआ? राहुल गांधी
पूरे सिस्टम ने प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने का प्रयास शुरू कर दिया। सीधे पीएम पर आरोप लगाए थे, सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ने राफेल मामले में चोरी की है। और इतना ही नहीं, देश में घूम घूम कर राहुल गांधी चौकीदार चोर है का नारा लगवा रहे थे, आप भूले नहीं होंगे। चौकीदार चौकीदार। लेकिन स्थिति क्या हुई? 2021 में जब सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला चल रहा था ना, बल्कि उससे पहले की बात बता दूं, चुनाव के समय तो चौकीदार चोर है का एक पूरा का पूरा नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास किया। और जब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के नाम पर यह कह दिया कि चौकीदार चोर है, तो उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप भूले नहीं होंगे। और ये तो वो शख्स हैं जो जमानत पर जेल से बाहर हैं, वो आरोप लगा रहे थे। लेकिन बात उसकी नहीं कर रहा हूं। 2021 में जब सर्वोच्च न्यायालय में इस बात की पूरी सुनवाई हुई, तब वहां पर भी इस झूठ का पर्दाफाश हो गया। और कोर्ट ने क्या कहा यह भी देख लीजिए। कांग्रेस के समय खरीदा गया फाइटर प्लेन बेसिक था, जबकि 2015 के समझौते में खरीदा गया राफेल वेपनाइज्ड है, सस्ता है और जल्द मिलने वाला है। यानी सुप्रीम कोर्ट की चौखट में राफेल को लेकर जो सबसे बड़ा झूठ फैलाया गया, वो सब का सब ध्वस्त हो गया। अब बात करते हैं गुजरात दंगे की। जब राफेल फाइटर जेट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया जा रहा था, तभी गुजरात दंगों में एसआईटी की रिपोर्ट में क्लीन चिट मिलने के बाद हो हल्ला शुरू कर दिया गया। लेकिन यह मामला इतना छोटा नहीं है। आप भूलिए मत कि मोदी जी को लेकर के कांग्रेस ने, पूरे सिस्टम ने इतना बड़ा नैरेटिव खड़ा कर दिया कि पूरी दुनिया में बदनामी की गई। गुजरात को बदनाम किया गया, गुजरात के लोगों को बदनाम किया गया। और ये वो नैरेटिव है जो 2002 से क्रिएट किया गया था, आप भूले नहीं होंगे। सोनिया गांधी ने उस समय क्या कहा था, जरा देखिए। ऐसे तत्वों को आप कभी कामयाब नहीं होने देंगे जो जहर की खेती करते हैं। और सिर्फ जहर की खेती की बात नहीं की थी, मौत का सौदागर भी बता दिया था। वो भी बयान जरा सुन लीजिए। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी डर और मौत के सौदागर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब जून 2022 में फैसला सुनाया, तो उस समय कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की जो साजिश है ना, उसका पर्दाफाश हो गया। और इस पर तो मतलब आप समझिए कि घंटों के वीडियो बन सकते हैं, क्योंकि ये वो मामला है जिसे लेकर के मीडिया ने और ये पूरे सिस्टम ने पीएम को पूरी तरह से दागदार बना दिया था। मतलब ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया जहां बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी आधार के मोदी जी को एकदम, जैसे कहते हैं ना, मौत का सौदागर बोला था, मने कसूरवार ठहरा दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पीएम मोदी पूरी तरह से बेदाग साबित होकर निकले। अब मैं आपको आधार कार्ड से जुड़ी हुई जानकारी देता हूं। कोई भी मामला हो, बहुत छोटा मामला था, लेकिन इस मामले में भी ऐसा ट्विस्ट दिया गया जहां सीधे प्रधानमंत्री मोदी को ही कसूरवार बना दिया गया। अब क्या है, अब देखिए। 2016-17 में सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए यह घोषणा की कि सरकारी सुविधाओं के लिए आधार संख्या का होना अनिवार्य है। उसी समय की बात बता रहा हूं। आधार कार्ड को लेकर द ट्रिब्यून ने एक स्टोरी प्रकाशित की, और यह आरोप है कि वो खबर पूरी तरह से झूठी थी। उसमें यह बताया गया कि आधार के डेटा की चोरी की जा सकती है। और जब यह खबर छपी ना, तो UIDAI भी सन्न रह गया और अंततोगत्वा उसने रिपोर्टर के खिलाफ FIR कर दिया। और इस खबर और सरकार की इस कार्रवाई पर सीधे मोदी जी को घेरना लोगों ने शुरू कर दिया। और क्या आरोप लगाया जाने लगा, आप देखिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को इनसिक्योर डिक्टेटर कह दिया, जो जनता के निजता के अधिकार पर हमला कर रहा है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि जो उसकी पार्टी ने आधार योजना शुरू की थी, आधार को लेकर जो चीजें शुरू की थी, उसे ही बर्बाद कर दिया गया है।
जयराम रमेश ने यहां तक कहा कि भाजपा की सरकार ने आधार का मजाक बना दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब यह फैसला आया तब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में इन सभी आरोपों को दरकिनार कर दिया और एक बार फिर इस इकोसिस्टम के झूठ का पर्दाफाश हो गया। अब ईवीएम की बात बताता हूं आपको। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री के निर्णयों को ये सारे के सारे सिस्टम के लोग रोकना चाहते हैं, बाधा बन जाते हैं, वहीं प्रधानमंत्री के चुनाव को ही वो कटघरे में खड़ा करते हैं, चुनाव पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। और ईवीएम वाला मामला देखिए, राहुल गांधी ने इसे मोदी वोटिंग मशीन तक कहा, क्योंकि हर चुनाव में उनकी जीत हो रही थी। अब ये नहीं देख रहे थे कि आपके समय में सरकार के ऊपर तो आरोप लगते थे, ये सरकार तो काम करती है। लेकिन ईवीएम को लेकर कैसा नैरेटिव बिल्ड किया गया आप भूले नहीं होंगे। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने लंदन में पाकिस्तानी सईद शुजा, आप रिपोर्ट देखिए, उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बताया कि कैसे ईवीएम को हैक कर सकते हैं। और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का हर नेता, बल्कि ये केजरीवाल वाला भी मामला आप भूले नहीं होंगे, और ममता बनर्जी ने तंज कसा था, बिवेयर ऑफ ईवीएम टैंपरिंग। वहीं अखिलेश ने माहौल खराब करने के लिए चुनावी धांधली का आरोप लगा दिया। लेकिन ईवीएम पर दायर की गई सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो जो ये पूरा का पूरा जाल फैलाया गया था ना, वो खत्म हो गया। और उससे पहले तो आप जानते हैं चुनाव आयोग ने भी चैलेंज दिया था, कोई नहीं पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट में भी सभी याचिकाओं को रद्द किया गया और जो याचिकाकर्ता पहुंचे थे ना, उस पर जुर्माना भी लगाया गया। अब पीएम केयर्स फंड की भी बात सुन लीजिए। कोरोना महामारी के समय प्रधानमंत्री मोदी ने एक पीएम केयर्स फंड की स्थापना की, जिसके सदस्य कौन है? खुद प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री देश के हैं। लेकिन इस पर भी राहुल गांधी ने हमला करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जो बने हैं ना, ये कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी है या अमित शाह है या राजनाथ सिंह है, बल्कि जो भी देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री होगा वही इसका सदस्य होगा। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी ने हमला करना शुरू कर दिया। और जानते हैं सवाल क्या पूछा? ये पूछा कि प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से काम क्यों नहीं किया गया, क्यों नया बना दिया आपने? लेकिन कांग्रेस ने यह सवाल का जवाब छिपा लिया कि जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है ये तो नेहरू ने बनाया, और नेहरू ने बनाया तो इसके सदस्य कौन है? अब जानते हैं, इसके सदस्य टाटा ट्रस्ट को बनाया गया है। इसका सदस्य कांग्रेस का अध्यक्ष है। अब वो चाहे सत्ता में हो, विपक्ष के लायक भी हो ना हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन कांग्रेस ही रहेगा, मतलब सोनिया गांधी या गांधी परिवार का सदस्य ही रहेगा। भैया ये कौन सा ट्रस्ट है कि आपकी बराबरी सीधे देश के प्रधानमंत्री से होती है? तो वो बात इन लोगों ने छुपा ली। लेकिन कांग्रेस को चूंकि प्रधानमंत्री मोदी पर ही हमला करना था, तो अनाप शनाप आरोप लगाने शुरू कर दिए और फिर मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच गए। पूरा इकोसिस्टम है जो ये लोग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसे विचार करने के योग्य ही नहीं माना और दूसरी याचिका को भी रद्द कर दिया, जिसमें पीएम केयर्स फंड से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में फंड को ट्रांसफर करने की बात कही गई थी। और इस तरीके से दोस्तों इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी याचिकाएं हैं उन सबको खारिज कर दी। अब मैं आपको सेंट्रल विस्टा की भी कहानी दिखा देता हूं। सेंट्रल विस्टा क्या है? ये तो संसद भवन है, या जो अधिकारी हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उन लोगों के लिए भवन का निर्माण किया जा रहा है ना। जो आज मंत्रालय के लोग किराए के भवन में बैठते हैं वो अब सेंट्रल विस्टा में बैठेंगे। लेकिन क्या हुआ? इसी सेंट्रल विस्टा को लेकर राहुल गांधी खास तौर पे, पूरी कांग्रेस, पूरा लेफ्ट लिबरल जमात ये कहने लगा कि मोदी जी अपने लिए महल बनवा रहे हैं। इसके निर्माण का जितना कॉस्ट है ना, वो 2-4 साल में तो आप किराया भर देते हैं, और किराया लेने वाले लोग भी इसी सिस्टम के हैं। लेकिन सेंट्रल विस्टा को लेकर के भी प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की गई, और ऐसा आरोप लगाने का मकसद
सिर्फ जनता को भड़काना था। वो यही नहीं रुके, पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम राहुल गांधी के साथ इसे क्रिमिनल वेस्टेज बताने में लगा हुआ था। फिर क्या हुआ? जितना बदनाम करना था किया, उसके बाद मामले को खींचने के लिए सुप्रीम कोर्ट लेकर चले गए। वहां सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी इन चीजों को गंभीरता से देखा और उसके बाद काम रोकने की जो याचिका डाली गई थी उसे खारिज कर दिया, काम रोकने से मना कर दिया। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा था उसे ढंग से सुनते हुए दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। साथियों, राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम हो, पूरा अवार्ड वापसी गैंग हो, ये सारे के सारे कुतर्क के जरिए मनगढ़ंत कहानियों को बनाकर, तथ्यहीन चीजों को सामने लाकर प्रधानमंत्री मोदी पर अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, बदनाम करते हैं, जनता के बीच भ्रम फैलाते हैं और आखिरकार अदालत के चौखट पर भी पहुंचते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हर बार बेदाग होकर निकलते हैं और जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इस देश की 130 करोड़ जनता बिल्कुल ढाल बनकर, कवच बनकर प्रधानमंत्री मोदी के आगे खड़ी हो जाती है और यही इस देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी खूबसूरती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।